नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बीते 5 महीनों से भारत नेपाल सीमा पर चल रही नाकेबंदी अब खत्म हो गई है। रक्सौल से बीरगंज की तरफ ट्रकों की आवाजाही बहाल होने से नेपाल को राहत की उम्मीद जगी है। मधेशी आंदोलनकारियों ने सितंबर से सीमा को सील कर दिया था और इसके चलते भारत की तरफ से जरूरी सामानों की आपूर्ति ठप पड़ गई थी। ईंधन, दवाई और खाद्य सामग्रियों की कीमत वहां आज भी आसमान छू रही है, लेकिन अब नेपाली आवाम को उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी। दोनों देशों के बीच कई दौर की चर्चा में भारत ने नेपाल को आश्वस्त किया कि आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं आएगी। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और दिखाएंगे क्या है मधेशियों की मांग और नाकेबंदी खत्म होने से सूरत कितनी बदलेगी। शुरू करते हैं विशेष नाकेबंदी खत्म। मधेशी आंदोलन के चलते भारत नेपाल सीमा पर करीब 5 महीने से जारी नाकाबंदी आखिरकार सोमवार को खत्म हो गई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट के नेताओं की एक बैठक के बाद यह फैसला हुआ। हालांकि मांगे पूरी माने जाने तक मधेशी मोर्चा ने आंदोलन जारी रखने की भी बात कही है। नाकेबंदी खत्म होने से नेपाल को बड़ी राहत मिली है। नेपाल में पिछले साल सितंबर में नया संविधान लागू होने के बाद से ही मधेशी आंदोलनकारियों ने भारत नेपाल सीमा पर अहम व्यापारिक चौकियों की नाकेबंदी कर दी थी। करीब 5 महीने बाद 8 फरवरी यानी सोमवार को मधेशियों ने नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। नाकाबंदी हटने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रक्सौल सीमा से नेपाल को आपूर्ति शुरू कर दी। उसने नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के टैंकरों में 3 लाख लीटर पेट्रोलियम उत्पाद लोड किए। नेपाल के कुल ईंधन खपत का 70% रक्सौल ट्रांजिट रूट से भेजा जाता है। नेपाली कस्टम विभाग के महानिदेशक के मुताबिक भारत से जुड़े 19 ट्रांजिट रूटों पर अब कामकाज शुरू हो गया है। मधेशी आंदोलन तो हम सब ने देखा है, काफ़ी तेज़ी से वो निकला था और उसका असर काफ़ी रहा नेपाल में। और जब नेपाल में कोई गड़बड़ होती है, अंदरूनी गड़बड़, तो भारत और नेपाल के संबंध जो हैं ऊपर थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। और ये इतना लंबा आंदोलन रहा है कि उसका काफ़ी गहरा असर हुआ। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेशी फ्रंट के नेताओं ने बैठक के बाद जारी किए बयान में कहा कि देश के सामने मौजूदा संकट और लोगों की जरूरतों को देखते हुए आम हड़ताल, सीमा की नाकेबंदी, सरकारी कार्यालयों की बंदी और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों को फिलहाल वापस लिया जाता है। हालांकि बयान में ये भी कहा गया कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। केवल 3 तरह के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है। इसमें मशाल रैली, लाठी रैली और जिला मुख्यालयों पर जनमत संग्रह अभियान शामिल है। वहीं रक्सौल बीरगंज सीमा चौकी पर नाकेबंदी जारी रहेगी। मधेसी लोगों ने ही ब्लॉकेट कर रखा था पिछले 5 महीनों से। उनको काफ़ी शिकायतें की कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें उनकी जो डिमांड्स थी वो रखी नहीं गई, और अगर रखी भी गई हैं तो उनका पूरा उसको आम सहमति नहीं मिली है। तो आखिरकार उन्होंने आंदोलन चलाया। नाकेबंदी को खत्म करने का ऐलान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा से ठीक पहले किया गया। 19 फरवरी को वो भारत आने वाले हैं। बतौर प्रधानमंत्री ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। ओली ने पहले कहा था कि सीमा पर नाकेबंदी खत्म होने तक भारत दौरा उचित नहीं होगा, लिहाजा नाकेबंदी की वापसी के फैसले को उन्होंने सकारात्मक कदम बताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने की बात भी कही है। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि मुझे भरोसा है कि हमारे बीच बातचीत के माध्यम से ही मतभेदों और विवादों का हल किया जा सकता है। रिलेशंस अब यहाँ से बेहतर होगी, क्योंकि 19 तारीख फरवरी को
उनके प्रधानमंत्री ओली साहब हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा उनका बाहर है और वो हिंदुस्तान के लिए और बहुत अहमियत रखती है। नाकेबंदी का असर भारत नेपाल संबंध पर भी पड़ा। नेपाल ने भारत पर अनौपचारिक नाकाबंदी करने का आरोप भी लगाया था। वहीं भारत का कहना था कि उसने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और ये रोक सुरक्षा कारणों से लगाई गई है। नवविक्रम सिंह के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद मधेशियों ने आंदोलन तेज कर दिया। 5 महीनों से ज्यादा वक्त तक मधेशियों ने भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी की। इस नाकेबंदी ने नेपाल की कमर तोड़कर रख दी। नेपाल की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि भारत नाकेबंदी को मदद पहुंचा रहा है, लेकिन भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। नाकेबंदी खत्म होने के बाद दोनों तरफ बेहतरी की उम्मीद जगी है। भारत नेपाल सीमा पर ऐसी तस्वीरें हाल के दिनों में बेहद आम थीं। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच 5 महीने गुजर गए। और इस दौरान आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। आंदोलन में 55 नागरिकों और 7 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। अब नाकेबंदी खत्म होने के बाद दोनों देशों में नई उम्मीद जगी है। कतार में खड़े ट्रक जिस सीमा की पहचान बन गए थे, वो अब चलने लगे हैं। नेपाल और भारत में फ्री ट्रेड है जी। आना जाना कोई पाबंदी नहीं है। और जब ये रुकावटें हो जाती हैं तो उसका बहुत बड़ा असर होता है, जनता पर असर होता है। अब वो भी थक गए लगता है, तो उनकी तरफ से भी ये ख्वाहिश थी, मांग ये थी कि अब हो गया, काफ़ी, बंद करो, अब हमें थोड़ा चैन मिलना चाहिए और चैन से हमें आगे बढ़ना चाहिए। नए संविधान के विरोध में मधेशियों ने आंदोलन शुरू किया था और कई दौर की बातचीत के बावजूद मधेशियों को सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई। नाकेबंदी तो फिलहाल खत्म हुई है, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हम लोग जो कर रहे हैं आंदोलन करते रहेंगे, सदन में भी आंदोलन करेंगे, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है। मधेशियों के प्रदर्शन से नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। भारत नेपाल सीमा पर सामान की आपूर्ति रुकने से नेपाल में ईंधन की भारी किल्लत पैदा हो गई। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ईंधन आपूर्तिकर्ता देश है, लेकिन सीमा के उस पार ट्रक के नहीं पहुंचने से नेपाल सरकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीच में नेपाल ने इसके लिए चीन से भी मदद मांगी, लेकिन हालात में ज्यादा सुधार नहीं आया। नेपाल की जनता जो है उन पर काफ़ी बोझ, उन्हें बहुत बोझ बर्दाश्त करना हुआ। इससे तेल नहीं आ रहा था, खाने पीने की चीज़ें, दवाएं, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल उसकी कमी थी। इससे कि आने जाने में बड़ी पाबंदियां लग गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि नेपाल में एलपीजी सिलेंडर 10,000 तक बिकने लगे। तेल और गैस की किल्लत से उबरने के लिए नेपाल सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। निजी वाहनों में पेट्रोल भराने पर रोक लगा दी गई और वहां 2 महीने के दरमियान करीब 3,000 छोटे बड़े कारखाने ठप पड़ गए। भारत की तरफ से आपूर्ति बहाल होने पर नेपाल में सुधार की उम्मीद है। रसोई गैस की कीमत वहां घटेगी। ठप पड़े कल कारखानों के फिर से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक अविश्वास के माहौल में भी सुधार आएगा। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में शांति का माहौल बन सकेगा। बीते साल आए भयानक जलजले ने नेपाल को नेस्तनाबूद कर दिया। राहत का काम आज भी कई इलाकों में जारी है, लेकिन बाहरी मदद नहीं मिलने से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। नेपाल को अब उम्मीद है कि पहाड़ी इलाकों में जरूरी सामान बहाल हो सकेंगे।
नेपाल ने भारत पर कई बार ये आरोप लगाया कि भारत मधेशी आंदोलन को शह दे रहा है, लेकिन भारत लगातार इससे इनकार करता रहा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि नाकेबंदी के वक्त सीमा पर भारत की तरफ से करीब 4000 ट्रक खड़े थे, लेकिन मधेशी उन्हें नेपाल नहीं घुसने दे रहे थे। इन आरोपों प्रत्यारोपों के चलते दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कुछ खटास भी पैदा हुई। लिहाजा अब राजनीतिक विश्वास बहाली को बल मिलेगा। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में जब नया संविधान बना तो मधेशियों ने इसका विरोध किया। मधेशियों ने इसे भेदभाव वाला बताया। ऐसे हालत में दक्षिणी तराई इलाकों में मधेशी आंदोलन शुरू हुआ। आइए जानते हैं मधेशियों की मांगे क्या हैं और इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है। नेपाल के दक्षिणी तराई इलाके पीरगंज में मधेसी आंदोलन की ये तस्वीरें इस बरस जनवरी की हैं। पिछले बरस सितंबर में नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से ही मधेसियों का आंदोलन अक्सर सुर्खियां बनता रहा। मधेश के मांग प्रति एक वक्ता रैली बाटे हमनी के जल्दी से जल्दी होको बहरा और आनर सरकार बा लेट करी तकर स्थिति भी गंभीर हुई। वही से एकदम विनम्र अनुरोध बा कि जल्दी से जल्दी समस्या के समाधान करे पड़ो। दोहरो मार में हमनी पड़ल बानी सन, एकरा के जल्दी गवर्नमेंट अंत करो, हमनी के विनम्र अनुरोध बा। नेपाल में लंबे अरसे से जारी मधेसी आंदोलन की चिंता संयुक्त राष्ट्र में भी दिखी। ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने 14 जनवरी को नेपाल का दौरा किया। उसी के विषय में जानने के लिए कि सिचुएशन, वास्तविक सिचुएशन क्या है तराई का, उसके लिए आखिर नेपाल में रहने वाले मधेसी आज भविष्य को लेकर फिक्रमंद क्यों हैं? वो क्या वजह है जिसके चलते इन्हें अपने ही देश में आंदोलन की राह चुननी पड़ी? पिछले बरस अगस्त में नेपाल की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच 16 सूत्रीय समझौते पर सहमति बनी। इसके तहत देश को 6 प्रांतों में बांटने का फैसला किया गया। मधेसी पार्टियों ने इस नई संघीय व्यवस्था में पहाड़ी और मैदानी इलाकों को एक साथ मिलाने का विरोध किया और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। मधेसियों को संविधान के नए मसौदे में मधेसी बहुल जिलों को अलग अलग राज्यों में मिलाना भी रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नए राज्य की मांग की थी। राज्य के तरफ से मधेश के सवालों को अनदेखा किया जा रहा है और मधेश की मांगों को समग्रता में संबोधन करने का कोई मनसाई राज्य का नहीं दिखाई दे रहा है। जनजीवन अत्यंत कष्टकर है, लोग कठिनाई पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो अभी के परिस्थिति में 6 महीना का इस आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए आंदोलन को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए हमने एक महामधेसी गठबंधन का प्रस्ताव किया है। भारत की सीमा और दक्षिणी पहाड़ के बीच के इलाके को नेपाल में मध्य देश कहा जाता है। इसी मध्य देश नाम से मधेसी शब्द चलन में आया। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में करीब 51% आबादी मधेसियों की है। इसमें नेपाल के मूल और भारत से गए लोग दोनों शामिल हैं। ये लोग मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका और नेपाली के साथ हिंदी भी बखूबी बोलते हैं। मधेसियों का कहना है नए संविधान में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जिन मांगों को लेकर मधेसी आंदोलन का आगाज किया गया उनमें आबादी के आधार पर मधेसियों को उच्च लोक सेवाओं, नौकरशाही, पुलिस जैसी सरकारी सेवाओं में मौका मिले। भौगोलिकता के बजाय जनसंख्या के आधार पर ही राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले, जहां मधेसी बहुल इलाकों में संघीय प्रांतों का पुनर्गठन हो। गैर नेपाली महिला से शादी होने पर पूर्ण नागरिकता के लिए 20 बरस की शर्त हटाई जाए, यानी मधेश और बिहार के बीच रोटी बेटी का रिश्ता बहाल हो। देश में लिए जाने वाले सभी फैसलों में मधेसियों को बराबरी का दर्जा मिले। मधेसी आदिवासी दलित जनजाति इस देश में जो मूल राजनीतिक धार से अलग हुए हैं, जिनको अलग रखा गया है, जिनको अधिकार संपन्न नहीं बनाया गया है, वो लोग जो विभिन्न आंदोलन में हैं,
उस सारे को एक जगह खड़ा करके हम लोग एक राष्ट्रीय आंदोलन करें और एक राष्ट्रीय शक्ति निर्माण करें। इस चीज के लिए शुरुआत हम लोगों ने गठबंधन का निर्माण करके किया है। मधेसी हाल में हुए विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित करने के साथ सरकार की ओर से घायलों के इलाज की भी मांग कर रहे हैं। गौर से देखें तो कहीं न कहीं नए संविधान में अपनी बेरुखी पर मधेसियों का भरोसा टूटा, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन की राह चुनी। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। मधेसियों के आंदोलन की जड़ में नेपाल का नया संविधान है। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि आखिरकार संविधान को लेकर नेपाल में क्या विरोध हुए, इसे तैयार करने की क्या प्रक्रिया रही। दरअसल नेपाल में संविधान बनने की पूरी कवायद बेहद खींचतान भरी रही। नए संविधान से पहले नेपाली आवाम 5 संविधान देख चुकी है। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद हुए पहले चुनाव में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को भारी जीत हासिल हुई थी। 28 मई 2008 को नेपाल में पहली संविधान सभा का गठन हुआ। 601 सदस्यों वाली इस सभा का काम नेपाल के लिए संविधान बनाने का था। इस सभा में 240 सदस्यों को सीधे चुना गया, 335 को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए चुना गया, जबकि 26 मनोनीत सदस्य थे। पहली बैठक में ही संविधान सभा ने नेपाल से राजशाही के खात्मे का ऐलान किया था। 2008 में यह तय हुआ कि सभी 26 मनोनीत सीटों को 9 पार्टियों के बीच बांट दिया जाएगा। इसके बाद शुरू हुई संविधान की दिशा को लेकर पार्टियों के बीच सहमति की कवायद, लेकिन अगले 4 साल तक कोई व्यापक सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार 28 मई 2012 को पहले संविधान सभा को भंग कर दिया गया। पहली संविधान सभा में संविधान भले ही न बन पाया हो, लेकिन नेपाल के लिए आगे की कई मुश्किलें दूर की गईं। संविधान सभा ने शुरुआत में ही प्रस्ताव पारित किया कि 15 दिनों के अंदर नेपाल के राजा ज्ञानेन्द्र को राजभवन खाली करना होगा। संविधान सभा ने तय किया कि नेपाल में राष्ट्रपति होगा, लेकिन सारी कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होंगी। 29 मई 2008 को राजभवन में नेपाल का राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इसके बाद नेपाल में संविधान निर्माण से ज्यादा राजनीतिक उठापटक हावी हो गई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, CPN-UML, नेपाली कांग्रेस और मधेसियों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया। इस बीच प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस्तीफा दिया और मधेसियों ने स्वायत्तता के सवाल को जोर शोर से उठाना शुरू किया। संविधान में प्रांतीय स्वायत्तता के मसले पर लंबा विवाद चला। आखिरकार कई दांवपेचों में फंसकर पहली संविधान सभा बिना किसी ठोस जमा हासिल के भंग हो गई। पहली संविधान सभा की असफल कोशिश के बाद नेपाल ने नए सिरे से संविधान पर काम शुरू किया। नवंबर 2013 में इसके लिए फिर से चुनाव हुए। नए चुनाव में नेपाली कांग्रेस 196 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML 175 सीट जीतकर दूसरी पार्टी बनी। पिछली संविधान सभा की सबसे बड़ी पार्टी यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी को 80 सीटों के साथ तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। दूसरी संविधान सभा ने नेपाल की राजनीति में नए समीकरण को जन्म दिया। पिछला गठबंधन टूट गया और बिल्कुल नए किस्म का समीकरण नेपाल में उभरा। आठ जून 2015 को राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की पहली कोशिश हुई और नेपाल की 4 बड़ी पार्टियों के बीच 16 सूत्रीय समझौते को अंजाम दिया गया। इसके बाद भी संघीय ढांचे, अस्मिता, राष्ट्रपति और कार्यपालिका के बीच शक्ति बंटवारा और न्यायिक व्यवस्था को लेकर तकरार थमी नहीं। पुराने मसौदे से कई बिंदुओं को नए संविधान में खत्म कर दिया गया, लिहाजा माओवादी पार्टी सहित विपक्ष के एक बड़े तबके सहित कई सवाल उठाए गए। महिला अधिकार, संपत्ति के अधिकार, वंचित जातियों और आदिवासियों के अधिकारों के अलावा संसदीय सीटों का बंटवारा इनमें अहम थे। इससे पहले भी कम से कम 2 बार व्यापक सहमति बनाने की दिशा में पहल हुई। 8 जून 2015 को 16 सूत्रीय समझौते से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डायलॉग एंड कंसेंसस कमेटी बनाई गई थी। इस समिति में 31 पार्टियों के 73 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के सदस्य अल्पमत में थे। विपक्ष ने दलील दी कि इस समिति का गठन ही सर्वसम्मति से संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, लेकिन सरकार संविधान को बहुमत से लागू करना चाह रही थी। इन तमाम खींचतान के बाद 20 सितंबर को नए संविधान को लागू कर दिया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और नेपाल के बीच जमाने से गर्माहट भरे रिश्ते रहे हैं। रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों मुल्कों के बीच की सीमा को खुला रखा गया है और लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकते हैं। हाल के दिनों में कई बार इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन मजबूत बुनियाद पर खड़े इस रिश्ते में लोग और बेहतरी की उम्मीद देख रहे हैं। भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोनों तरफ लोगों की खुली आवाजाही ये दिखाती है कि नेपाल और भारत का एक दूसरे के प्रति विश्वास कितना मजबूत और पुराना है। भारत की आजादी के बाद 1950 में दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती की संधि हुई और इसी आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर व्यापक समझौता हुआ। नेपाल में भारतीय समुदाय के 6 लाख लोग अलग अलग कामकाज में लगे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता इतनी ज्यादा है कि तराई इलाके में भारत और नेपाल के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सन 50 में जब हम आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी के बाद हमने नेपाल से ये समझौता किया था, उसके मातहत उन्हें हक है कि भारत में आके वो पढ़ें, काम करें, व्यापारी कारोबार में लगे रहें। सब ये है जो अपने हमारे नागरिकों को मिलता है, तकरीबन उसके नज़दीक उसी तरह का हक उनका भी है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। नेपाल में जब लोकतांत्रिक क्रांति हुई तो 12 सूत्रीय समझौते का भारत ने स्वागत किया, जिससे नेपाल में राजनीतिक स्थिरता बहाल हुई। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव के लिए भारत ने 764 गाड़ियां मुहैया कराईं। भारत ने नेपाली सेना को हेलीकॉप्टर से भी मदद दी। इसके बाद दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कई द्विपक्षीय बातचीत हुई, लेकिन हाल के महीनों में मधेशी आंदोलन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास देखी गई। हालांकि रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए दोनों देशों ने लगातार कोशिश की। नेपाल में जब भूकंप आया तो भारत ने 6 घंटों के भीतर अपनी टीम वहां रवाना की। हाल के दिनों में अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर गए। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला द्विपक्षीय नेपाल दौरा था। सार्क सम्मेलन में भाग लेने वो एक बार फिर सितंबर 2014 में नेपाल गए। जनवरी 2015 में नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या भंडारी भारत के दौरे पर आईं। मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराई और अगस्त 2015 में नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा भारत आए। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से फोन पर बातचीत की। फरवरी 2016 में नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल भारत आए। यानी हाल के दिनों में उपजे अविश्वास को खत्म करने की कोशिश दोनों तरफ से जारी है। जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, कोई एक प्रधानमंत्री दूसरी तरफ गया नेपाल में, तो प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिसी है कि जितने भी हमारे आसपास के देश हैं उनके साथ हमारे समझौता अच्छा बन के रहे, और अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो उसको हम अपने आप में बातचीत करके सुलझा लें। और यहाँ भी आशा यही है कि ऐसी ये मसला ठीक होगा। भारत नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। नेपाल में 40% निवेश भारत करता है। 1996 में दोनों देशों के बीच नया व्यापार समझौता हुआ। 1995-96 के बाद से 11 गुना व्यापार बढ़ गया। भारत और नेपाल के बीच 1971 में पावर एक्सचेंज समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी समिति व्यापार पर नियंत्रण करती है। नेपाल से भारत की तरफ 250 से ज्यादा नदियां बहती हैं और इन पर दोनों देशों के बीच जल समझौता भी हुआ है। इनके अलावा बीपी कोइराला भारत नेपाल फाउंडेशन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक स्तंभ का काम करता है। नेपाल से हजारों की तादाद में लोग उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं और भारत समय समय पर नेपाल को आर्थिक मदद भी देता है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इसी के साथ फिलहाल विशेष में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम घटनाक्रम जानने के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।